हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर परिषद अपने ही सदस्यों के बीच अपना महापौर और उपमहापौर चुनती है। जो नगर परिषद होता है वो अपने ही सदस्यों के बीच से अपना एक महापौर और एक उपमहापौर चुनती है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो महापौर होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो महापौर होते हैं वो नगर परिषद के सभापति होते हैं तथा जब जब यहाँ पे नगर परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महापौर करते हैं। इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। जो महापौर होते हैं वो नगर के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं। अगर मान लीजिए कि महापौर कुछ दिनों तक नहीं आए, अनुपस्थित रहे, तो उस समय नगर परिषद के सभी कार्य कौन करेगा? तो उप महापौर करेंगे। तो ये था महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। यहाँ पे आपको बताना था कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो रेशम मार्ग वह मार्ग था जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। और रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? चीन से शुरू होता था। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था और चीन से जो रेशम बनता था वो इसी मार्ग से कहां तक पहुंचता था? यूरोप तक पहुंचता था। इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो इसीलिए जब यहाँ पे देखिए चीन में जो रेशम बनता था वो इसी मार्ग से कहां तक पहुंचता था? यूरोप तक पहुंचता था। इसीलिए इस मार्ग का नाम क्या पड़ा? रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अशिक्षा है वो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगर नागरिक अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। सही बात है। यहाँ पे देखिए शिक्षा है जो लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे शिक्षित नागरिक नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि कोई भी सरकार कुछ काम करेगा, अच्छा काम करे या नहीं करे, उससे नागरिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब वो मतदान देने जाएगा तो किसी पे भी दे देगा, या कोई राजनीतिक पार्टी अगर लोभ देती है तो उस पे भी वो क्या कर देगा? उन लोगों के पक्ष में वोट डाल देगा। तो लोकतंत्र में शिक्षित होना काफी जरूरी है। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन पार्टी कैसे काम कर रही है, अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, लोकतंत्र के हित में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लोगों के लिए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आप शिक्षित रहेंगे तब पता चलेगा। जब आप अशिक्षित रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कौन पार्टी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोकतंत्र को अगर सफल होना है तो लोगों को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा उनके अंदर जागरूकता पैदा करती है। अगर यहाँ पे देखिए लोग शिक्षित होंगे तो वो जो राजनीतिक पार्टी होगी उसके बारे में सब जानते होंगे कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उस समय लोकतंत्र बहुत ही अच्छा होगा। जब यहाँ पे देखिए लोग अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है और समझने की यहाँ पे क्षमता पैदा करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। विपक्षी दलों के कार्य निम्नलिखित हैं।
पहला कार्य देख लीजिए विपक्षी दलों का जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। जो यहाँ पे देखिए जो जनता की शिकायतें होती हैं, वो जो शिकायतों को सुनने वाला कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए विपक्षी दल होता है। और इसको कहाँ पे रखता है, तो सरकार के समक्ष। जो जनता की शिकायतें होती हैं वो सरकार के समक्ष कौन रखता है, तो विपक्षी दल ही रखता है। तो ये हो गया इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य यहाँ पे देख लीजिए, सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। यहाँ पे देखिए सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम, यानी यहाँ पे अच्छा कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। ये क्या है, विपक्षी दलों का यहाँ पे दूसरा कार्य है। और यहाँ पे देख लीजिए तीसरा कार्य, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये काफी महत्वपूर्ण कार्य है। अगर कानून लोकहित में है तो उसका भरपूर समर्थन करना। अगर यहाँ पे देखिए कानून लोकतंत्र के खिलाफ है, जनता के लोगों के खिलाफ है, तो यहाँ पे क्या करना, उसका भरपूर यहाँ पे विरोध करना। ये क्या है, राजनीतिक दलों का यहाँ पे तीसरा कार्य है। और चौथा कार्य यहाँ पे देख लीजिए, चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण रखना। तो ये क्या है, विपक्षी दलों का कार्य है जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला कार्य क्या है, यहाँ पे देख लीजिए जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। दूसरा कार्य क्या है, सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। तीसरा कार्य देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये तीसरा कार्य है। चौथा कार्य यहाँ पे देख लीजिए, चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण रखना। ये यहाँ पे चौथा कार्य है। ये थे विपक्षी दलों के महत्वपूर्ण कार्य। और जितने भी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए पांचवा प्रश्न है कि गुप्त मतदान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गुप्त मतदान होता है वो क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है। यह मतदान गुप्त रहता है, इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि गुप्त मतदान क्या है। तो गुप्त मतदान में क्या होता है, तो जो मतदाता होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रत्याशियों के बीच में से जो प्रत्याशी उनको अच्छा लगे, जो विकास करता हो, जिसपे भरोसा हो, उस प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पे क्या करते हैं, बटन दबा के उसे अपना वोट देते हैं। उसे ही ये क्या होता है, ये जो मतदान हम लोग करते हैं वो गुप्त रहता है। किसी को पता नहीं चलता है कि हम किसको वोट दिए किसको नहीं दिए। तो ये गुप्त मतदान होता है, इसलिए इसे गुप्त मतदान कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं गुप्त मतदान भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।